बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही तो अपने हैंड रेज करें बेटा। आवाज आ रही है सारे बच्चों को? ओके बेटा, थैंक यू सो मच। But today we are going to discuss book third part 2 and it is poetry. part 2 पढ़ रहे हैं हम बुक थर्ड का, और जो मेरी शायरी है उसकी हम we are going to discuss poem number 1. हम पहली पोएम पढ़ने जा रहे हैं और ये पोएट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज पोएट्री। आपको ये पता होना चाहिए कि पोएट्री है क्या। उर्दू पोएट्री आप लोग शायरी पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ हम इंग्लिश पोएट्री की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पोएट्री, कि मेरे पोएट्री होती क्या है। तो उसकी डेफिनेशन है लिटरेरी वर्क, मेरे अदबी काम होता है इन विच जिसके अंदर द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड आइडियाज इज गिवन, जहाँ पे एहसासात और जो आपके ख्यालात होते हैं उनका मेरे तासुर छोड़ा जाता है। उस पर इंटेंसिवली इंटेंसिटी बड़ी शिद्दत के साथ मेरे बाय द यूज ऑफ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, एक मेरे मुनफरद अंदाज होता है उसके जरिए से मेरे एंड, और मेरे उस पर रिदम मेरे मौसीकी के जरिए से। ये मेरे पोएट्री की डेफिनेशन है कि पोएट्री असल में होती है ऐसी चीज़ जो आपके ख्यालात और इजहार का जरिया होती है, अपनी फीलिंग्स, अपने चाहे वो खुशी के एहसास होते हैं, चाहे वो दुख के एहसास साथ होते हैं, वो चाहे हैरत के का इजहार होता है। इन सारी चीज़ों को अगर आपने एलिब्रेट करना है या बयान करना है तो आप पोएट्री का सहारा लेते हैं। but what is the poet writing about all these things, इन सारी चीज़ों के बारे में वो क्या लिखता है। बाज़ दफ़ा तो ये होता है उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है, उसकी अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात होते हैं तो उसके अपने ही सारे, लेकिन वो फीलिंग और आइडियाज़ किस अंदाज से उसके पास आते हैं। वो मेरे एक जो सोसाइटी का हिस्सा होता है, जब वो माशरे को देखता है, मेरे माशरे के अंदर अगर लोगों को दुख देखता है, उनकी खुशियाँ देखता है, कोई फिनोमिना ऑफ नेचर देखता है, उससे इंस्पायर होता है। इंस्पायर होने के बाद वो कुछ ना कुछ लिख रहा होता है। यू नो मैनी पोएट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, तो स्टिक कॉलरेज है। उसके बाद है जी आपने क्लास 9-10 के अंदर उस रॉबर्ट फोर्ड्स को पढ़ा था, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोवी इवनिंग। तो उनके ऐसा साथ थे कि कोई ना कोई सीन देखा, कोई मंजर, कोई सीनरी, उससे इंस्पायर हुए। इंस्पायर होने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा, तो फिर उसके बाद हम टाइटल भी देते हैं कि कोई पोएट ऑफ नेचर है, कोई किस अंदाज से है, कोई उस वक्त किस अंदाज से है। तो उसके बाद है मेरे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम, ये हमारे पास ये हमारे शॉर्ट सिलेबस की पहली पोएम है, द रेन, द वेरी नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम बेटे द रेन है। दिस इज रिटन बाय बेटे विलियम हेनरी डेविस। बेटे विलियम हेनरी उस डेविस ने इस पोएम को उस पर लिखा है। और बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम उसमें यूजुअली करते हैं, जब राइटर होता है तो उसका इंट्रोडक्शन होता था इन द बिगिनिंग, कि जो ना कौन सा राइटर था, कहाँ बिलोंग करता था, क्या लिखा, थीम उसकी, मेरे सारी राइटिंग का क्या है, सो ऑन। बेटे सेम इज द केस हियर। We will first of all we will discuss about the writer। introduction है राइटर का। बेटे कौन था राइटर? बेटे विलियम हेनरी डेविस was बेटे born in इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ। ये बेटे कौन सी डेट थी हमारे पास? ये बेटे था 3 उसमें जुलाई 1871। बेटे उस पे ये बेटे उसमें कब पैदा हुआ? 3 जुलाई 1871। he was born in इंग्लैंड। उसके बाद इसकी बेटे डेथ, वो कब हुई थी डेथ? ये बेटे था उसके बाद 26 सितंबर था 1940। 26 ये बेटे सितंबर है। ये बेटे 1940 ही वाज बेटे डाइड इन इंग्लैंड। तो इसकी बेटे वफात भी उस पर वहीं पे हुई थी। अब इसके बारे में ऑटोबायोग्राफी है, थोड़ा सा उसकी उम्र के हवाले से। बेटे ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड व्हेन ही वाज ओनली 3 ईयर ओल्ड, हिज फादर डाइड। उम्र 3 साल थी, उसके अब्बू की डेथ हो गई। बेटे कुछ अर्सा इसने जिंदगी गुजारी और उसके बाद इसकी अम्मी ने री मैरिड कर ली, दोबारा शादी कर ली। उसके बाद क्योंकि अम्मी भी चली गए, वो भी चले गए, और उसके बाद इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मीन्स के जो इसके दादा दादी थे या नाना नानी थे, तो उन्होंने इसकी परवरिश की, ये ग्रोन अप हो गया। फिर हार्डशिप बड़ी जिंदगी में देखी, बड़ी मुश्किलात को फेस किया। तो उसके बाद है जी इसने जो उसकी जितनी भी पोएम्स हैं उसके अंदर 2 बातें हैं। पूरी पोएट्री का थीम सिर्फ 2 बातें हैं, हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। एक थीम है उसका कि जितनी भी पोएट्री लिखी उसके अंदर बात घुमा फिरा के किस चीज पे आती है? हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। ये मैसेज कि जिंदगी में कितनी मुश्किलात हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं और किस अंदाज से है। इन द एंड व्हेन ही गो इन द एंड, जब आखिर में जाता है, ही इज गिविंग अस द मैसेज ऑफ होप, तो उम्मीद का पैगाम दे रहा होता है। तो ये मेरे 2 थीम इसकी पूरी राइटिंग के हैं कि एक तो मेरे हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द पुअर मासेस,
तो उसके बाद मेरे सेकेंड एंड दी एंड होप का पैगाम देता है कि मेरी उम्मीद पे दुनिया कायम है, अगर आप होपफुल हैं तो ऑल दी। अब देखिए ना, इतनी मुश्किलात सहने के बाद ऑटोबायोग्राफी अगर उसकी देखें, बड़ी मुश्किलात सही उसने, और वो अपने दौर का ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ हिज एज। अपनी जो उसकी उसका दौर था, उसके बड़े जो मशहूर तरीन शोरा थे उसके अंदर का शुमार होता था। उसने बड़े पॉपुलैरिटी फेम हासिल किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई वी आर आल्सो डिस्कसिंग अबाउट हिम। हम भी उसके बारे में उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे ये था समथिंग अबाउट दी राइटर, सॉरी मींस पोएट जो है। इंट्रोडक्शन में कुछ बातें हमने उसके हवाले से की। अब हम मेरे पोएम की बात करते हैं, मेरे दी रेन। सबसे पहली बात ये है, इसमें दो तीन बातें क्योंकि वही सेम है, सिनोनिम्स आएंगे उसमें से। मेरे एक का उस पर स्टैंजा आएगा, आपके बाद आपने उसका रेफरेंस राइट करना है, उसके बाद कंटेक्स्ट राइट करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में। ये तीन आपने अंदाज से 5 नंबर का आपके पास ये एक स्टैंजा आएगा। इसमें चॉइस नहीं है, नो चॉइस क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है। इसमें से सिनोनिम्स आएंगे और उसमें से मेरे शार्ट क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। और उसके बाद एक मेरे है स्टैंजा है, एमसीक्यूज भी होंगे इसमें से, और एक मेरे स्टैंजा है जो आपने उसको सॉल्व करना है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसके अंदर मेरे थीम की। जो बट व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? But this is a beautiful poem and it is showing the phenomena of rain। ये जो हमारे पास रेन है, बारिश का, उसका मेरे मंजर उसको शो कर रही है। तो मेरे शायर ने इसको किस अंदाज से मेरे बयान किया दिस पोएम। जब आप मेरे उस बाद थीम या स्टैंजा का जो उसके बाद मेरे कंटेक्स्ट जब आप राइट करेंगे तो उसके अंदर होल पोएम की बात करते होते हैं। तो मेरे है इन दिस पोएम द पोएट, दिस पोएम इज द म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन। ये मेरे बारिश की उसको की मौसीकी को जाहिर करने वाली है। उसके बाद है जी अ ग्रेट फिनोमिना ऑफ नेचर, बेफितरत का बहुत बड़ा मजहर है ये बारिश। उसके बाद है जी इट हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग, इसके अलामती मानी है। पोएट्री के दो मीनिंग होते हैं, एक बेटे होते हैं विजिबल, एक हिडन मीनिंग होते हैं। एक हम सामने पढ़ रहे हैं वो वाले मीनिंग, एक ऐसे मीनिंग जो कि उसके अंदर क्या मैसेज जो है पोएट देना चाहता है कि हमें उसको पढ़ने के बाद कौन सी रियलिटीज हमारे सामने आएंगी और कौन सी हमारी किस चीज पे क्रिटिसिज्म कर रहा है, कौन सी चीज को की इंपॉर्टेंस को हमारे सामने शो करने की कोशिश कर रहा है, हम उसको देखते हैं और उसको फॉलो करने की हम कोशिश करते हैं। तो उसके बाद सिंबॉलिक मीनिंग है इसके, या द पोएट हैज पुट टुगेदर स्वीट एंड बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ। जिंदगी की तल्ख और उसके बाद प्यारी जो उसके बाद एहसासात हैं, उसने उसको बयान करने की कोशिश की है। द पोएम एक्चुअली रिप्रेजेंट अ कंट्रास्ट, दरअसल ये एक मेरे उसको तजाद पेश कर रही है मेरे किस चीजों के दरमियान, बिटवीन सैनिक ब्यूटी, मेरे जो मेरे मनाजिर का हुस्न होता है, खूबसूरती है, फिर उसको बयान कर रही है, एंड हार्डशिप ऑफ लाइफ, जिंदगी की मुश्किलात को भी साथ साथ, कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। दोनों एलिमेंट्स हैं मेरी लाइफ के कि वो है ना कि खुशी के बाद गम और गम के बाद खुशी साथ साथ चलती हैं। अगर ये ना हो तो जिंदगी के अंदर चाशनी भी बाकी नहीं रहती। तो और सेम इज द केस कि जिंदगी में अरूज भी होता है और जवाल भी होता है। अगर चीजें साथ साथ में चलती रहे, ओवरलैपिंग है सारी चीजें, तो फिर जारी बात है अपनी जिंदगी का लुत्फ भी रहता है, बंदा काम भी कर रहा होता है, होपफुल भी होता है, डिप्रेस भी होता है, और होपलेस भी बंदा कभी होशबत हो जाता है। तो कहते हैं ना उरूज क्या है, जिवाल क्या है, किसे खबर दी, ये सुबह का डूबता सितारा बता गया है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको जब खुशियां मिलती है, यू आर सेलिब्रेटिंग द हैप्पीनेसेस ऑफ लाइफ, जिंदगी की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एंड यू मस्ट हैव द करेज टू बेयर द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। जैसे आप खुशियों को बेटे सेलिब्रेट करते हैं तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि अगर जिंदगी के अंदर आपके पास दुख आते हैं, कोई परेशानियां होती हैं, यू मस्ट हैव द करेज टू बेयर दैट। उसको बर्दाश्त करने की भी आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, ये जिंदगी है। अगर ये नहीं कि उसके बाद आपको हैप्पीनेस मिलती है और आप इतने इस लेवल पे चले जाते हैं कि आप अपने आप को भी भूल जाते हैं, सब कुछ अपने आप को समझते हैं, तो ये भी लाइफ के लिए हार्मफुल है। और जिंदगी के अंदर अगर हार्डशिप्स आपके पास आ रहे हैं और आप इतना डिप्रेस होते हैं कि यू वांट टू कमिट सुसाइड, आप अपने आप को मारना चाहते हैं, ये भी जिंदगी के लिए हार्मफुल चीज साबित होती है। तो फिर दोनों चीजों को उसके लेवल पे रखना चाहिए। सेलिब्रेट दी हैप्पीनेसेस ऑफ लाइफ एंड बेयर दी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। उसको बर्दाश्त करना है, उसको सेलिब्रेट करना है बिल्कुल मुनासिब अंदाज से। वे शायद भी यही बताने की हमें कोशिश कर रहा है। इट आल्सो हाईलाइट द डेज़लिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर। ये फितरत के जो चौंका देने वाले खुशकुन जो असरात हैं उसको जाहिर करता है। एंड इट्स वेरी सूथिंग एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन सोल, और इंसानी जो रूह है उस पर बड़े अच्छे एहसासात हैं जो उसको इंसानों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। सेम जैसे हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को भी उस पढ़ा था, ये इसका द पोएट ऑफ नेचर है, शायर फितरत है। अब उससे कंसाइड्स दो पोएट के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम नेचर की बात करें, जो फिनोमिना ऑफ नेचर है हम पे इफेक्ट कैसे करता है। दो पोएट्स के व्यूज हैं, एक एसटी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, एक उसके बाद मेरे विलियम वर्ड्सवर्थ की। अब विलियम वर्ड्सवर्थ के ये व्यूज हैं कि इफ दिस स्पेक्टिकल इज वेरी कलरफुल, वेरी ग्रीनरी, वेरी ब्यूटीफुल, कि अगर कोई सामने मंजर बहुत अच्छा है, आप कोई फिनोमिना ऑफ नेचर देखते हैं, बरसती बारिश को देखते हैं, खूबसूरत बादलों को देखते हैं, आप
आप किसी पहाड़ को देखते हैं, आप फूलों का हुस्न देखते हैं, तो जो आपकी अंदर की मेरे पेन्स हैं, जो दुख हैं, ट्रबल्स हैं, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेस्ड हैं आप, तो आपका जो दुख है वो रिलीव हो जाता है, वो कम हो जाता है। ये वर्डवर्थ के व्यूज है। इसी वजह से वो कहता है कि नेचर इज अ गाइड, इज अ प्रीचर, कि ये एक मुबल्लिग है, एक उस्ताद है, ये सिखा पढ़ा रही होती है हमें। तो ये मेरे जो विलियम वर्डवर्थ की पोएट्री का थीम है कि इफ उसमें जो हमारे पास नेचर है, सामने फिनोमिना ऑफ नेचर है, वो हमारे दुखों को, हमारे परेशानियों को कम करने का उसका सोर्स होता है। एक दफा एस टी कॉलेज का कंटेम्प्रेरी पोएट था, एक ही दौर के शायर थे, वो बड़ा उसकी जिंदगी बड़ी हार्डशिप से उसके बाद भरी हुई थी। तो उसने उससे कहा कि भाई आज शाम के टाइम मौसम बड़ा अच्छा होगा, हवा चलेगी, उस बाद बारिश भी आएगी, इट वुड बी वेरी वेरी कलरफुल स्पेक्टिकल। तो आपने भी उसके बाद अपनी बालकनी में खड़े हो जाना है, सीन को एंजॉय करना है, तो आपका जो दुख है वो रिलीव हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप जरा उसके बाद कहते खुशी महसूस करेंगे। तो शाम के टाइम वही सेम मंजर था। एसटी कॉलेज ने अपनी खिड़की खोली, देखता रहा, तो वो तो कहता है ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो बादल है आंसू बहा रहा है। उसकी रीजन वो कहता है कि अंदर बंदा खुश है तो बाहर रोते हुए लोग भी आपको लगेगा शायद मजाक कर रहे हैं, तो उसके बाद वो आपको हंसते हुए दिखाई देंगे। कि वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कि ये जो जो नेचर है हमारे इनर नेचर पे इफेक्ट नहीं करती। और वर्डवर्थ कहता है कि जो आउटर नेचर है, जो बाहर की फितरत है, वो हमारी इनर नेचर पे इफेक्ट करती है, हम रिलैक्स फील करते हैं। और एसटी कॉलेज कहते हैं ना भाई, ऐसे नहीं होता। अगर हमारी इनर नेचर अगर अच्छी है, हम जो ना हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, हम होपफुल हैं, तो बाहर के सारे सीन्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों व्यूज ना टोटली रॉन्ग हैं ना टोटली राइट हैं। तो उसके बाद वो बातें भी अपनी हद तक ठीक हैं और वो बातें भी अपनी हद तक उसमें ठीक है। तो ये मेरा थीम था इस पोएम का। और उसके बाद ये थीम करने के बाद हमने मेरे सिनोनिम्स को डिस्कस करना है कि इस पोएम्स के अंदर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मेरे कौन कौन से, मैं उसको राइट डाउन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम इसकी ट्रांसलेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बाद मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल है मेरे मीन्स की फर्स्ट लाइन के अंदर मेरे हेयर है। मेरे हेयर का मानी सुनना होता है, सिनोनिम विद सिमिलर मीनिंग वर्ड्स होते हैं। तो मेरे हेयर का मानी होता है बेध्यानी से सुनना, और लिसन का मतलब होता है मेरे गौर से उसमें सुनना। मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेरे हेयर है। हेयर का मीनिंग मेरे सुनना होता है, और उसके बाद हीट मेरे तवज्जो देना या सुनना। उसके बाद में नेक्स्ट वन आपके पास है जी मेरे रेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन इन सिनोनिम्स। तो उसके बाद ये मेरे ये ड्रेजल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आपके पास एक थर्ड वर्ड है। उसके बाद में लीव्स, लीव्स पत्ते होते हैं। और मेरे ब्लेड्स का मानी भी होता है, पत्ते होते हैं ये भी। उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास है जी मेरे बीनीथ। बीनीथ का मानी नीचे होता है, और बिलो का मीनिंग भी मेरे नीचे है। उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास है बेटा ये बेटा ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग का मानी पीना होता है, और सिप का मीनिंग भी होता है पीना। उसके बाद बेटे है नेक्स्ट वन आपके पास ये बेटे कम्स। कम्स का मानी आना होता है, और मेरे अराइज का मानी आना या उसमें पैदा होना या उठना। उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास है बेटे स्टॉप। स्टॉप का मानी होता है रुक जाना, और सीज का मीनिंग भी है बेटे उसमें रुक जाना। उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास है बेटे वंडरस। वंडरस मीन्स बेटे सरप्राइजिंग, हैरान कुन। ये बेटे सरप्राइजिंग होगा। उसके बाद बेटे होप आपके पास। बेटे होप का मानी उम्मीद होता है, जो उम्मीद होती है वही ख्वाहिश होती है, उस पर डिजायर है। और लास्ट वन है इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से बेटे साइट। बेटे साइट का मानी भी मंजर होता है, स्पेक्टिकल का मीनिंग भी बेटे मंजर ही होता है। बेटे दीज वर द सिनोनिम्स, सम इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ दिस पोएम। अब उसके बाद बेटे लाइन बाय लाइन हम इसको पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, और फिर उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आई हियर, मैं सुनता हूँ, लीव्स मेरे पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन, बारिश का पानी पीते हुए। आई हियर, मैं सुनता हूँ, लीव्स पत्तों को, उर्दू में ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं बारिश का पानी पीते हुए पत्तों की आवाज सुनता हूँ। द पोएट इज टेलिंग अस, आई हियर, मैं सुनता हूँ, लीव्स मेरे पत्तों को, रिच लीव्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिच लीव्स। रिच लीव्स मीन अपर लीव, जो ऊपर वाले वाले पत्ते हैं। तो उसके बाद ऑन टॉप, चोटी पे, मैं चोटी पे ऊपर वाले पत्तों की आवाज सुनता हूँ। आई हियर, मैं सुनता हूँ, रिच लीव्स। अब पत्तों की आवाज कैसे है, जब बारिश से कतरे उस पर पड़ रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको मेरे पोएट बयान करने की कोशिश कर रहा है। आई हियर, मैं सुनता हूँ, रिच लीव, ऊपर वाले पत्तों को, ऑन टॉप, चोटी पे, मैं उस चोटी पे ऊपर वाले पत्तों पे पड़ती हुई बारिश की आवाज सुनता हूँ।
कहते गिविंग वो दे रहे होते हैं, दी पुअर बेचारे, दी पुअर मींस दी लोअर लीव जो नीचे वाले पत्ते हैं, इसका मतलब बेटे वही सिंबॉलिक पोएम है क्योंकि उसने सिंबल के जरिए से बताने की कोशिश करे। बेटे पुअर और रिच लीव्स नहीं होते, दीज आर दी पीपल, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंसानी खूबी है, तो उसको बेटे वो पर्सोनिफिकेशन के अंदाज से उसको बेटे जो बयान करने की कोशिश कर रहा है कि गिविंग वो दे रहे होते हैं, दी पुअर के बेचारे, बीनीथ बेटे नीचे, बेटे कैसे दे रहे होते हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, बेटे कतरा ब कतरा, ऊपर बारिश बरसती है, बारिश बरस गई तो जाहिर बात है वो सारे पत्तों पे, ऊपर वाले पत्तों पे वो बारिश पूरी हो जाती है और उसके बाद जो बाकी बचता है वो उसके बाद ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप वो जो ना वो सारे बारिश के कतरे वो उस पर नीचे जा रहे होते हैं। उसके बाद इट्स अ स्वीट नॉइज टू हियर, कहते हैं ये बड़ा प्यारा शोर होता है सुनना। अब बारिश बरस रही है, पत्तों पे जा रही है, उसके बाद एक साउंड सी मौसीकी प्रोड्यूस हो रही है, शायर इसको सुन रहा है और मेरे शायर कहता है कि इट इज वेरी लवली टू हियर दैट, इसको सुनना बड़ा खुशगवार लग रहा है। तो उसके बाद दीज ग्रीन लीव्स, ये मेरे सर पत्ते, ड्रिंकिंग नियर, मेरे करीब ही पानी पीने वाले हैं, ये उसमें पत्ते मेरे करीब ही पानी पीने वाले हैं। तो ये मेरा था उर्दू ट्रांसलेशन। अब उसके बाद क्या होगा, पेपर के अंदर ये पूरा स्टैंजा आएगा, आपने उस पर रेफरेंस राइट करना है। रेफरेंस में क्या होता है, दो बातें, these lines have been taken from the poem, यार आप लिखेंगे these lines have been taken from the poem, मेरे पोएम को इन्वर्टेड कॉमास में आपने राइट करना है, दी रेन, मेरे कंपोज्ड बाय और रिटन बाय, आप मेरे विलियम हेनरी डेविस या W.H. डेविस लिखेंगे, ये मेरे आपका रेफरेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरे कंटेक्स्ट होता है जो मैंने थीम बताया स्टार्ट में। अब इन दिस पोएम द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द फिनोमिना ऑफ नेचर, रेन, मेरे शायर हमें इस फिनोमिना ऑफ नेचर, मेरे रेन बारिश के बारे में हमें बताने की उसको कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद जो जो इन लाइंस के अंदर बातें की वही बातें हमने पूरी पोएम में जो बातें इन कंटेक्स्ट वी राइट द थीम ऑफ द होल पोएम, जो पूरी नज़म होती है उसका जो खुलासा है हमने वो कंटेक्स्ट या मरकजी ख्याल के अंदर राइट करना होता है, और एक्सप्लेनेशन जो लाइंस आई हुई हैं हम उसको उसी अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके अंदर कंटेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन दिस म्यूजिकल पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अ ग्रेट फिनोमिना ऑफ नेचर, दैट इज रेन, उसने बहुत बड़ा फिनोमिना बयान किया मजहर जो कि मेरे बारिश है। The poet says, शायर कहता है that he hears the leaves drinking a raindrop, वो मेरे पत्तों की आवाज सुनता है जो बारिश का पानी पीने वाले होते हैं। It is nice to hear the sweet music, ये खूबसूरत मौसीकी सुनना बड़ा खुशकुन है। But when the rain मेरे उसमें stop, जब बारिश रुक जाती है on the leaf पत्तों पे, he also says that the sun will certainly appear, यकीनी तौर पे जो सूरज इन दी एंड तलू होगा, और उसके बाद क्या होगा जी, इन द स्काई, आसमान पे, आफ्टर द रेन स्टॉप, बारिश के रुकने के बाद एवरीथिंग विल स्पार्कल ऑल अराउंड, तो हर चीज जो इर्द गिर्द है उस पर चमकना स्टार्ट कर देगी। ये मेरे कंटेक्स्ट था। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, द पोएट सेज दैट ही इज बीन लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन, बारिश का जो आवाज है उसको सुन रहा है। इट इज रेजनिंग ऑन दी अपर लीव्स, जो ऊपर वाले पत्तों पे इसकी बारिश की आवाज पड़ रही है। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, चोटी पे मैं जो ऊपर वाले पत्ते उनकी आवाज सुन रहा हूँ। But giving the poor beneath, but he says that the upper leaves are giving drop after drop to the lower leaves, नीचे वाले पत्तों को वो कतरा ब कतरा दे रहे हैं। The poet is enjoying the spectacle, ये शायर इस मंजर से बड़ा खुश हो रहा है। And he says that is very sweet noise to hear, ये शोर सुनना बड़ा खुशकुन दिखाई देता है। And he says that these green leaves about to fulfill their desire, अपनी ख्वाहिश को बेटा पूरा करने की ही कोशिश कर रहे हैं। These are the literary meaning of this poem. What is the hidden meaning? In these lines, the poet is telling us two classes of human being. इंसानों के दो तबकात की बात कर रहा है। He says that there are two classes, दो तबकात हैं of the people, लोगों के, and one is the rich and second is the poor. And he says that Allah and the nature is also giving all the blessings to the rich people, and they are enjoying all these things. And after fulfilling their desires, अपनी ख्वाहिशात, अल्लाह ताला जो है पहले अमीरों को नवाज देता है, अमीर उससे एंजॉय करते हैं, अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। एंड दे आर गिविंग वेरी लिटिल अमाउंट, और बहुत ही कम पैसे वो उस पर चैरिटी पे खर्च करते हैं, उसके बाद गरीबों पे खर्च करते हैं जो उनके पास बच जाता है। एंड दे आर गिविंग टू द पुअर वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत ही कम पैसे दे रहे होते हैं आफ्टर फुलफिलिंग देयर डिजायर्स। एंड द पोएट has also faced the hard realities of life. He know very well what are the hardships of the life. जो शायर है मुश्किल जिंदगी गुजार चुका है, जिंदगी की मुश्किलात के बारे में बड़े अच्छे अंदाज से उसको जानता है। But that is why he is criticizing on the society, बड़े माशरे में तनकीद कर रहा है।
he is trying to convince us, वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, कायल करने की, the poor must fulfill the needs of the poor, जो गरीब अमीर है उन्हें गरीबों की जरूरियात को पूरा करना चाहिए, they must be look all around, उन्हें इर्द गिर्द देखना चाहिए, to know how many people are in the frustration, लोग कितने परेशानी का शिकार हैं, whether they need their help or not, उन्हें उनकी मदद की जरूरत है या नहीं है, these things will show before you if you want to know what kind of condition the society is facing, कि माशरा किस किस्म की मुश्किलात, किस किस्म की परेशानी को उस वक्त मेरे फेस कर रहा है. तो the poet says that the rich are giving very little amount of wealth to the poor, they must spend a lot of money on the welfare of the poor people. तो इन दी एंड बेटे वो कहता है कि इट्स स्वीट नॉइज टू हियर, कहते ये शोर सुनना है ना, कि ऑल दी सोसाइटी इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, एवरीवन इज डूइंग हिज ओन जॉब, हर बंदा अपने काम के अंदर मगन है. तो कहता है ये स्वीट नॉइज है, ये इस तरह का मंजर, ये सारी बातें देखना बड़ा खुशगवार से लगता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि उसका जो मीज जो पोएट्री है, इट इज गिविंग द मैसेज ऑफ होप, उम्मीद का पैगाम भी दे रही है. इस शायर कहता है कि बड़ा अच्छा लग, जो भी है एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, हर चीज चल रही है, एंड विद द पासेज ऑफ टाइम ऑल दीस डिफरेंसेस विल बी वैनिश्ड अवे, ये सारे जो मसाइल हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ उस वक्त खत्म हो जाएंगे. फिर उसके बाद है हमने सेकंड स्टैंजा, चंद बातें मैंने कर दी, कुछ बुक में लिखा होगा, कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, तो मेरे एक्सप्लेनेशन विल बी वेरी कलरफुल. And when the sun comes out, the poet says that when the sun comes out, जब सूरज मेरे तलू होता है, सूरज जब उसमें तलू होगा, तो उसके बाद आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इस बारिश के रुकने के बाद, इस बारिश के रुकने के बाद जब सूरज उसमें तलू होगा, तो उसके बाद व्हाट वुड बी द स्पेक्टिकल, तो उसके बाद मंजर किस किस्म का होगा. उसके बाद है जी एंड अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरान कुन खुशकुन उसके बाद रोशनी छा जाएगी. उसके बाद ईच डार्क, हर मेरे तारीख, एंड और मेरे राउंड ड्रॉप, और उस मेरे गोल कतरा, क्या होगा उसके साथ, आई होप द सन शाइन ब्राइट, कहते मुझे उम्मीद है कि सूरज बड़ी आबोताब से चमकेगा, it will be a very lovely sight, और बड़ा खूबसूरत मेरे मंजर होगा. In this stanza the poet is telling us about his hope about the future, मुस्तकबिल के बारे में अपनी उम्मीद का इजहार कर रहा है. He says that in spite of all the difficulties, all the troubles, all the frustration, all the depression of the society and life, will be vanished away. वक्त के गुजरने के साथ साथ ये सारी डिफिकल्टीज, परेशानियां, मुश्किलात, ये अपना रास्ता लेंगी, खत्म हो जाएंगी उसके बाद. The poet says that all these, the hidden meaning, I am telling you the hidden meaning of this stanza, but he says that and when the sun comes out, when all these differences will be vanished away, जब ये सारे मेरे फर्क, छोटे का, बड़े का, अमीर का, गरीब का खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, and this rain shall stop, और ये सारे जो all the hardships and उसमें difficulties will come to an end, ये सारी मुश्किलात बेटे खत्म हो जाएंगी. तो व्हाट वुड बी दी सीन ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस कंट्री, तो इस मुल्क का, इस जना माशरे का क्या मंजर होगा. The poet is very hopeful, and he says that a wondrous light will fill, where he says that equality in the society will prevail everywhere. हर जगह जो माशरे के अंदर बड़े बराबरी का एलिमेंट है, वो अपने अंदाज से उसमें छा जाएगा. Everyone will be performing his duties and getting his rights. फिर हर बंदा अपने जो बेटे उसमें फराइज हैं उनको पूरा कर रहा होगा, और उसके बाद जो उनके बेटे हकूक हैं वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा. एंड दिस वर्ल्ड वुड बी अ हैप्पी वर्ल्ड, तो ये जो दुनिया है ये बड़ी खुशकुन दुनिया होगी. फिर ईच डार्क एंड राउंड ड्रॉप, वो कहता है कि एवरीवेयर इन द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड विल बी वैनिश्ड, सारी तारीखियां खत्म हो जाएंगी. एंड पीपल विल बी लिविंग अ प्रॉस्पेरियस लाइफ, लोग एक खुशगवार जिंदगी जो है ना वो गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे. तो ही सेज दैट आई एम वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर, तो कहते हैं कि मैं मुस्तकबिल के बारे में मैं बड़ा पुरुमीद हूँ. द सन शाइन्स ब्राइट, ही सेज दैट अ डे विल कम इन नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल में एक ऐसा दिन भी आएगा when Allah will be blessing all the people of this world equally, अल्लाह बराबरी की सतह पे तमाम लोगों को उस पर नवाज रहा होगा. there would be no difference between high and low, छोटे बड़े का कोई उसके बाद मेरे फर्क नहीं होगा. and all the people will be enjoying equal rights, हर कोई अपने बराबरी के हकूक से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे. it will be a very lovely sight, तो कहता है बड़ा खूबसूरत सा मंजर होगा. but this is only the hope of the poet, ये सिर्फ शायर की उम्मीद ही है. with the passage of time the society is indulging very severe condition, बड़ी जो ना उसके बाद शदीद किस्म की मुश्किलात वाली जिंदगी के अंदर. with the passage of time the technology is taking place,
द हैप्पीनेसेस ऑफ लाइफ, उसकी जो खुशियों की जगह टेक्नोलॉजी उसमें लेती जा रही है। एंड वी आर फॉरगेटिंग अवर रिलेशंस विद अवर फैमिली, हम अपने खानदानों के अंदर अपने ताल्लुकात भूलते जा रहे हैं। वी आर गिविंग मोर एंड मोर टाइम टू द टेक्नोलॉजी और उस मीडिया की जानिब हम उस पर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके बाद द पोएट डाइड इन 1940, 1940 में उसकी डेथ हुई। फिर 80 years ago, it would be a very good age होगी उस दौर में, अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछें, बड़ों से पूछें उसके बाद, तो बड़ा अच्छा दौर था उस वक्त। और उस वक्त भी मसाइल थे और शायर होपफुल था कि विद द passage of time all these things will be a bit vanished away, लेकिन वो तो चला गया। अब उसके बाद, उसके जाने के बाद हम जिस 21st century के अंदर हैं, and with this age is a materialistic age है, मादा परस्त दुनिया है। everyone is with thinking about his own interest, हर बंदा अपने मफादात के बारे में सोच रहा है। He don't care about the poor, बिन मासिस कोई गरीबों का एहसास उसमें नहीं करता। All over the world with wars are with continue, उसमें जंगें छिड़ी हुई हैं, with poverty है, population explosion है, terrorism है, उसके बाद है जी unemployment है, कि जो दुनिया सारे मसाइल जो हैं वो आजकल इस दुनिया के अंदर उसमें परवेल हैं, हम उनको फेस कर रहे हैं। और उसके बाद still we must be hopeful। और उसमें काशिम अली शाह साहब कहते हैं कि उसके बाद अगर उम्मीद जिंदा है तो इंसानियत भी जिंदा होती है। ये उम्मीद का जो उसको दामन है वो हमने हाथ से नहीं छोड़ना। अगर हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटीज अपने अपने अंदाज से परफॉर्म करता है तो ज़ाहिर बात है ये माशरा एक अमन व आशती का माशरा बनेगा। एंड एवरीवन विल एंजॉयिंग द लाइफ, और हर कोई अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज उस पर हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा था थीम, उसके बाद मिस राइटर ने बुक में तो कहते दिस पोएम इज अ म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन एंड अ ग्रेट फिनोमेना ऑफ नेचर है। उसके बाद इट हैज अ म्यूजिकल मीनिंग आल्सो, ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उसके बाद ये बेटे आपने इसका रेफरेंस करना है, कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बोथ दी स्टैंजास। उसके बाद मेरे शार्ट क्वेश्चन भी हैं, इसमें से कुछ मैंने सिनोनाइम भी साथ साथ डिस्कस कर दिए। तो उसके बाद एमसीक्यूज भी थे एंड में, बेटे हु इज ड्रिंकिंग रेन। तो उसके बाद बेटे लीव थे, अभी हमने बात की थी। बेटे उसके बाद सेकंड ऑप्शन था हमारे पास व्हाट वाज मेकिंग द नॉइज स्वीट, कौन सी चीज मीठा शोर पैदा कर रही थी। तो उसके बाद ये बेटे लीव्स थे, रेन ऑफ ड्रॉप्स थे जो कि प्यारा शोर पैदा कर रहे थे। बेटे व्हेन डिड द सन कम्स आउट, सूरज बेटे कब तलू होगा। बेटे आफ्टर द रेन स्टॉप, बारिश रुकेगी उसके बाद सूरज ने तलू होना है। और उसके बाद लास्ट वन है यहाँ पे, द राउंड ड्रॉप्स आर ब्राइटन बाय, जो तारीख कतरे हैं गोल कैसे रोशन हुए, विद द सनलाइट, सूरज की रोशनी के साथ वो रोशन हो गए। और उसके बाद मेरे यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स भी थे। द पोएट मेरे हेयर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन, ये ट्रू है। उसके बाद क्योंकि वो बारिश से कतरों की आवाज ही सुन रहा था। फिर नेक्स्ट वन है आपके पास, द रेन ड्रॉप्स मेक द लीव्स उस बारिश, जो बारिश के मेरे कतरे हैं उसके बाद वो रिच लीव बना रहे हैं, ऊपर वाले पत्तों को बना रहे हैं, मेरे बना रहे हैं उन पे वो ये मेरे फाल से उसके ऊपर बारिश के वजह कतरे पड़ रहे थे। उसमें थर्ड है जी, द ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग वाटर मेरे क्रिएट अ नॉइज, मेरे सब्ज पत्ते मेरे बारिश का पानी पी रहे हैं जो कि आवाज पैदा कर रहा है। बारिश मेरे बरसने की आवाज आ रही है, उनके पानी पीने की आवाज नहीं आ रही। उसके बाद है द सन मेरे शाइन डार्कन द राउंड ड्रॉप ऑफ रेन, ये ट्रू है कि सूरज की जो रोशनी है वो जो ब्लैक कलर के उसके बाद जो उसमें ड्रॉप्स हैं तारीखी में उस पर पड़े हुए वो चमकने स्टार्ट कर देते हैं। द सनशाइन आफ्टर द रेन मेक्स द सी लवली, सूरज की रोशनी इस मेरे मंजर के बाद, बारिश के बाद उसको बड़ा क्या करती है, मेरे कलरफुल कर देती है। उसके बाद मेरे इसमें से 3 क्वेश्चन भी है। व्हाट इज द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, मेरे क्रिटिकल मींस मेरे थीम ऑफ द पोएम, कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सिमिलर, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम ही हैं। उसके बाद है कि हाउ कैन अ रेनी डे बी एंजॉयड, मेरे बारिश के मौसम से आप किस तरह से लुत्फानंदोज मेरे उस वक्त होते हैं। ये एक क्वेश्चन भी है कि कैसे होना चाहिए, वी मस्ट एंजॉय द रेन, बारिश से लुत्फानंदोज होना चाहिए, फिनोमिना ऑफ नेचर है। लेकिन हमें मौसम का भी ख्याल उस पर रखना चाहिए कि मेरे कौन सा मेरे मौसम है, उस वक्त किस अंदाज से उस पर चल रहा है। ये सारी चीजें अगर हम उसका ख्याल रखेंगे, फिनोमिना ऑफ नेचर को एंजॉय करेंगे, तो ऑल दीज थिंग्स वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि बारिश ऐसी चीज है जो कि इंसानों के लिए भी बेनिफिशियल होती है, जानवरों के लिए भी बेनिफिशियल होती है, फॉर द क्रॉप्स के लिए भी उसमें बेनिफिशियल होती है, और सम टाइम इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ अस। और बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम सब के लिए बहुत ही मेरे उसमें तकलीफ दे साबित होती है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड इट मस्ट रिमेन द ब्लेसिंग, ये अल्लाह की रहमत है, उसे रहमत ही देना चाहिए, इसे बैन से बून में चेंज नहीं होना चाहिए, ये उस रहमत से जहमत में इसे नहीं बदलना चाहिए। तो जब तक ये हमारे लिए बड़े हेल्पफुल है, वी मस्ट एंजॉय। और अन सीजन अगर उसके बाद बारिशें होती हैं तो फसलों के लिए ठीक नहीं होता, उनके लिए हार्मफुल होती हैं। जरूरत से ज्यादा एक्सीड कर जाए तो हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा मसाइल की भी वजह बनती हैं। तो उसके बाद था मैंने एक्सप्लेन दी फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है
कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द कंटेक्स्ट एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। कि पहले डिफरेंस राइट करते हैं, तो उसके बाद आपके पास स्टैंजा आएगा, स्टैंजा को देखें, उसके बाद आपने गेस करना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। ये दो बातें कि शायर कौन है और कौन सी पोएम से ये उसमें लाइंस ली गई हैं, तो उसको राइट करते होते हैं। उसके बाद कंटेक्स्ट, इट इज अबाउट द होल पोएम। उसके बाद पूरी नज़म के हवाले से इन दिस पोएम द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट रेन एंड समथिंग एल्स, जो बताना है हर पोएम का अपना अपना उसमें कंटेक्स्ट होगा। तो उसके बाद एंड द एंड जब आप जाएंगे तो उसके बाद है जी एक्सप्लेनेशन होगा। जो जो लाइंस 3 4 5 6 हैं उसको आप मेरे सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर लें, सबसे आसान काम है। फिर उसके बाद चंद बातें मेरी सुनी हैं, चंद बातें बुक्स में हेल्पिंग बुक में राइट की हुई हैं, बेटे वहां से देखेंगे आप। तो उसके बाद है जी एक बेटे 1.5 पेज की एक्सप्लेनेशन है, 5 नंबर का इसकी वजह से सवाल है। तो उसके बाद इस पोएम के अंदर जो मेरे पोएट का स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट वाज वेरी कलरफुल, वेरी चार्मिंग, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स। तो उसके बाद है कि ऐसा अंदाज है उसका कि जो हमारे मेरे सराउंडिंग में कोई वाकया हो रहा है उसके बारे में मेरे पोएट उस पर राइट करता है। जब राइट करता है तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, ये काबिल फहम होता है, बिकॉज हिज लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ द मैन ऑफ स्ट्रीट। जो आम बंदा है उसकी जबान शायर की जबान है, क्योंकि वो सादा से लफ्जों में उस पर इस वजह से उस पर मिल के अपनी पोएट्री लिखता है, ताकि जो उसको आदमी पढ़ने वाला है उसको बड़े बड़ी आसानी के साथ समझ सके, अंडरस्टैंड कर पाए एंड एंजॉय द मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।